Did you understand? है ना। अभी हमने एक ही क्वेश्चन डाला है बहुत इजीली, ताकि वो आप किसी भी स्लाइड किसी भी क्वेश्चन पे पूछ सकते हो और आपको एक आइडिया जाएगा। धीरे धीरे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे तो जो क्वेश्चंस बोलोगे वो इसमें डाल देंगे। तो आप अब लॉन्च पोलिंग कीजिए। है ना। अब इसमें कोई भी वोट कर सकता है। बच्चे जो ऑनलाइन है ऑलरेडी वोट कर रहे हैं, तो आपको नंबर दिख रहा है कितने लोग वोट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। और आप एंड पोलिंग जैसे करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और आपको एक रिजल्ट भी दिख जाएगा सामने ही। तो सर जैसे यहाँ पे नो पे 5 है, तो ये नो पे वोट हो चुके हैं 5? हाँ, नो पे 5 हो चुकी है, यस पे ये जो अभी ऑनलाइन है उसमें से कोई वोट कर रहे हैं उनको ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा अच्छा। yes or no। आप अब एंड पोलिंग कीजिए तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हाँ, तो ये दिख गया कि 77 लोगों ने यस वोट करा, 6 लोगों ने नो वोट करा। जी। अब जब रीलॉन्च पोलिंग करेंगे तो फिर से वही पुरानी स्क्रीन खुल जाएगी, दोबारा जब पोल करना हो तो। तो सर ये सभी पैनलिस्ट इसको ऑपरेट कर सभी सकते पैनलिस्ट यूज कर सकते हैं, तो आप अपने अपने जो लोग क्लास जिस समय ले रहे होंगे उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा। हैं? ठीक है सर। आप करके सर देख ही लो रीलॉन्च पोलिंग की, मतलब वो कुछ कभी भी कंफ्यूजन हो तो ठीक है अपन। सर, मैं रीलॉन्चिंग मैंने प्रेस किया है और कंटिन्यू। ठीक है ना, तो वापस से पोल स्टार्ट हो गया होगा। जी। ठीक है सर। और तो ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद ही कर लोगे। मैं अपना म्यूट कर देता हूँ। आपको नीचे पार्टिसिपेंट्स का काउंट भी दिख जाएगा कि कितने बच्चे ऑनलाइन आ गए। सर ये कहाँ पे दिख रहा है? सबसे नीचे सर जहाँ पोल्स था ना उसके बगल में ही पार्टिसिपेंट्स का आइकन बना हुआ है, वहां पे नंबर बढ़ते जा रहे होंगे। अच्छा, इसको मैं एंड पोल करके। अभी जैसे 174 दिख रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स पे जो नंबर्स हैं सर, ये जो आ जी रहे सर, हैं जी सर। 178। तो अभी 8:30 बजते बजते मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा हो जाएंगे नंबर्स। ओके सर। Are you able to hear music? सर मैं ना चैट अभी बंद करवा देता हूँ, लास्ट के 10-15 मिनट में बोलूंगा एनेबल कर देने, तो क्वेश्चन देखना इजी पड़ेगा। अभी सारे बच्चे आपस में ही बात करने लग रहे हैं। हाँ, लास्ट के 10-15 मिनट चालू रखना। अच्छा मोहन, कैन यू हियर म्यूजिक? यस सर, यस आई कैन हियर यू। ओके। राकेश जी, चैट आप अभी बंद ही कर दो, लास्ट के 10-15 मिनट ही खोल देना। थैंक्स थैंक्स। Gautam, जी सर। can you hear me? यस सर। Can you hear me? यस सर, आई कैन हियर यू एज वेल एज आई कैन सी यू सर। Acha. Sir, but your face is, the crowd by the screen. So just place the camera in front of your face, sir. कैमरा नहीं आ रहा है, वीडियो म्यूट। Yes. मैंने चाहिए
My face is not there. Hello. अरविंद सर, हाँ, थोड़ा सा कैमरा के और आगे शायद आप आओगे तो क्लियर आ जाएगा, मुझे लग रहा है। हाँ, अब आ गया सर, थोड़ा सा बस वही थोड़ा आगे करते आपका आ रहा आ गया। है। यस सर। लेकिन यहाँ तो मेरा नहीं दिखाई दे रहा। यस सर, फर्स्ट स्लाइड हैज कम। हाँ नहीं, आपको इसलिए नहीं, आप जैसे एस्केप स्क्रीन करोगे तो आपको प्रॉपर्ली पूरा दिख जाएगा। जैसे आप शेयर स्क्रीन बंद करोगे तो आपको आपका सब कुछ दिखेगा। अभी शेयर स्क्रीन आपने कर दिया इसीलिए आपको बाकी चीज छोटा दिख रहा है। ओके। सर अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हमें आपका चेहरा दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर, यस। ओके। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं, आप व्हाट्सएप पे देखना चाहो कैसा दिख रहा हाँ है? हाँ, ठीक है ठीक है। मैं आपको 1 सेकंड भेज रहा हूँ सर। हाँ, भेजिए। हेलो। यस सर। एक्चुअल में यहाँ एक जिसमें फोटो दिखाई देता है, उसमें Yes, लिखा है sir. रिटर्न टू द पोल। उसको आप बंद कर दीजिए सर, वो हो सकता है कि आपने पोल जब चालू किया होगा तभी। बंद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अच्छा 1 सेकंड सर, आप शेयर स्क्रीन एक बार बंद करना। यस सर। लो, will you stop other screen share? Do you want to continue? Cancel. सर मैंने कर दिया स्टॉप। अच्छा अच्छा। Gautam will share the screen and I will speak. ओके ओके सर। तो सर अभी आपको दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है? हाँ फोटो, हाँ मेरा आ गया फोटो, लेकिन उस पर एक छोटा सा लिखा हुआ है ग्रीन वर्ड्स में रिटर्न टू द पोल। व्हाट डज इट मीन? सो किसी ने पोल अभी तक चालू रखा हुआ है मुझे लग रहा है। मैं देखता हूँ कि किसको। देखो जरा किसने किया, वो रखा हुआ है। गौतम सर आप और प्रभाकांत सर देख लें, तो आप लोग ने पोल चालू तो नहीं किया है? अच्छा सर, ये मेरे एंड से ही चालू है। अच्छा। सर क्लोज कर हाँ, दिया। गौतम, यस सर। you will handle this polling, ठीक है? When I finished my part, ओके सर। you just start polling, ठीक है? ओके सर। You will handle this option, ठीक है? I will speak ओके my सर। part, सर ठीक है? आप एंड में बोल दीजिएगा पोल के लिए, तो मैं ऑन कर दूंगा। हाँ। ओके सर। A couple of things. Yes sir. Both of you, आपका फ्लैप थोड़ा ताकि आपका तो सर थोड़ा डिस्टर्बेंस है आवाज में। हाँ थोड़ा तो अगर चाहिए तो थोड़ा ये रख के उसको ऊपर उठा लीजिए कैम लैप को किसी को, ताकि आपका चेहरा हाँ अब ठीक है सर? बेटर इवन और वो हाँ दैट इज बेटर। ओके एंड सर। नंबर टू हो सके बीच बीच में स्टार्टिंग का 5-10 मिनट ऑन रखिए, वीडियो कीजिएगा ताकि इट विल हेल्प इन द बैंडविड्थ इशू और PPT स्मूथली, अदरवाइज it may the video chock block the bandwidth. You want to Sir, voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। is it okay? मैं अपना म्यूजिक बंद करता हूँ। यस सर। I'm just sharing that यस। if we keep playing the video when the session is on, then using the video 70-80% of bandwidth. So it will chock the voice and the PPT. So better when the session when starts, first 5-10 minutes use your video, then you can stop the video so that the class keeps moving on. Maybe in every half an hour or 40 minutes again 5 मिनट के आ जाइए। फिर लास्ट के 15 मिनट जब ओनली हम लोग चैट के थ्रू क्वेश्चंस ले रहे हैं, जब चैट ओपन होगा क्वेश्चंस ले रहे हैं, उस वक्त वीडियो ऑन रखिएगा। तब सारे क्वेश्चन का चैट रूम में क्वेश्चंस आते जाएंगे, बहते जाएंगे। देयर विल बी क्वेश्चन रिवर ऑफ क्वेश्चंस, देन यू पिक अप
and answer. Then you keep your video on. That will help us to have a smooth class. Okay, sir. Thank you. In the beginning, I have to use this video, and Yes, after yes. 5 minutes, after 5 minutes, 10 minutes, I will stop it. Yes, yes. That will help so that your voice and class is going smoothly. Thank you very much. Okay, but if I stop this video, then my picture will not come. हाँ, आपका पिक्चर नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, आपका वॉइस पीपीटी सब आ रहा है. ठीक है सर, ठीक है सर. Okay, sir. I have understood. I have Okay. understood. You are just looking at it. I am getting inspired. Okay, Getting looked at you, and your enthusiasm to embrace technology at this age will be inspiration for most of the students. okay, sir. Okay, sir. We have 2 minutes to go before we start. Okay, sir. After 1.5 half hour, he will start. So देखिए रहे 1.5 मिनट. फिजिक्स पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा. गौतम, Yes, sir. एक 30 पे मैं 2-3 मिनट लूंगा, उसके बाद आप मैं बोलूंगा ओवरव्यू, देन यू स्टार्ट. you will say, you will speak, sir. Start. I will speak for a couple of minutes. Okay, okay. Yeah. I am ready to Yeah, speak. 8:30 exactly 8:30 will start. Time up. Good morning everyone. Good morning. नहीं मानेंगे, चार्जेस मोशन पे नहीं होंगे. अगर चार्ज मोशन में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर पढ़ा जाएगा. इसलिए इन दोनों चैप्टर्स में, इस पूरी यूनिट में हमारी कंडीशन यही रहेगी कि चार्जेस एट रेस्ट. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस. इट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. So, what is electric charge? Electric charge क्या है? हम कहते हैं ये charged body है. It is a charged body. It is uncharged body. It has higher charge. It has low charge. So, what is charge? Electric charge is a physical quantity which causes electric force in matter. Electric charge is an intrinsic property. मूलभूत, बहुत ही प्राइमरी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की, और इससे इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है या उस बॉडी को एक्सपीरियंस होता है किसी और बॉडी की वजह से, अगर वो चार्ज्ड है. इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो हम उनको स्टैटिक चार्जेस कहते हैं. हम कैसे ये पता लगा पाएंगे कि किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है? सो यू हैव सीन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, you have seen so many examples. Sometimes you have seen that a comb running through dry hair gets electrically charged. It attracts small bits of papers. Some sparks can be observed in the dark when a comb briskly runs through the dry hair. जब हम किसी कंघी को, बाल बनाने वाली कंघी को अगर हम ड्राई हेयर, सूखे बालों पर जब रब करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब डार्क है यानी लाइट नहीं है तो कुछ स्पार्क्स दिखते हैं. सम स्पार्क कैन बी ऑब्जर्व्ड. और अगर उस कॉम को हम छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास ले जाएंगे, सो वी कैन सी द अट्रैक्शन. अब ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि बिट्स ऑफ पेपर तो अपवर्ड डायरेक्शन में गए हैं. ग्रेविटी तो अर्थ की वजह से थी. कॉम ने क्या किया, तो यहां जो
फोर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर रहा है। एंड यहां पे जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, हमने फ्रिक्शन को इस्तेमाल किया है। सो लेट्स प्रोसीड ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? Electricity produced due to rubbing of two suitable materials under suitable conditions. Suitable conditions में हम यहाँ पे ड्राई, जैसे हमने ड्राई हेयर की बात की थी, तो हम यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो ड्राई रखेंगे, suitable conditions होनी चाहिए. At that point, the electricity which is produced due to this friction is known as frictional electricity or static electricity. So the electricity developed by rubbing or friction is known as static or frictional electricity. When the material rub together, they get electrified. जब हमको rub करते हैं तो electrified हो जाते हैं. So what is happening here? One of the rubbed material loses electrons and becomes positively charged, and the other material gains these electron and become negatively charged. तो कुछ जो सब्सटेंस यहाँ पे हैं, जो रब करने वाला जो हमने पेयर लिया है, उसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. बट what is observed in history? बहुत पहले, about 600 BC, it was observed that a piece of amber, which is yellowish in color, was found by a Greek scientist known as Thales. So he found the yellowish color material, amber, when he rubbed this material with a woolen cloth. So he found that some light materials like dust, feathers, small pieces of leaves get attracted to it. So he got an idea that there is a force, and that kind of force, he called it as electricity. He told to his students about this experiment and he called it electricity. कई सालों बाद in 1600 AD विलियम गिलबर्ट, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को जब दोबारा देखा, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, तो उन्होंने चार्जेस को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट विटरस एंड सेकंड रेजोनेंस. तो विटरस और रेजोनेंस दो कैटेगरी. हम मॉडर्न एरा में या आजकल तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ते हैं, पर 1600 AD में जो पहली क्लासिफिकेशन हुई वो विटरस और रेजोनेंस थी. विटरस और रेजोनेंस क्यों हुई, इसके लिए पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स समझने होंगे. कि इन एक्सपेरिमेंट से हम समझ पाएंगे कि व्हाई ही कॉल्ड चार्जेस vitreous and resonance. So let's have these experiments. So there are two kinds of electric charges. By these experiments we can explain these two kinds of charges. First experiment. In this first experiment you can see there is a glass rod. Here it is a glass rod, this glass rod suspended with the rigid support. ये rigid support है. This glass rod is suspended by rigid support and rubbed with silk cloth so that it get electrified. जब हमने silk cloth से इस glass rod को rub किया तो friction electricity. और glass rod को लटकाया गया है. Sir? So ग्लास रॉड को लटकाया गया है इस रिजिड सपोर्ट से और यहाँ पर एक सिल्क क्लॉथ से उसको रब किया. जब इसको रब किया तो ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई. उसके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस
एक्यूमुलेट हो गए। और यही चीज हमने दूसरी ग्लास रॉड के साथ की, ग्लास रॉड बी, दिस ग्लास रॉड, ये पहले से ही हमने इलेक्ट्रीफाइड करके रखी हुई है। सो व्हेन वी ब्रिंग दिस ग्लास रॉड नियर टू फर्स्ट ग्लास रॉड, it was observed that the first glass rod being repelled by the second glass rod, पहली ग्लास रॉड सेकंड ग्लास रॉड से रिपेल हो रही है। तो अगर ये रिपेल हो रही है तो ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2 दोनों में सेम तरह का चार्ज है, एक ही तरह का चार्ज है, और वो रिपेल हो रहा है, तो वी कैन मेक अ कंक्लूजन दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, ऐसी फोर्स लगाते हैं जिससे वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। सो दीज चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which explained about like charges repel each other. In second experiment पे इस बार ग्लास रॉड को रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक रॉड से, और वो प्लास्टिक रॉड जो हम ग्लास रॉड के पास ला रहे हैं, दैट इज दिस प्लास्टिक रॉड। ग्लास रॉड के जब हम इसके पास ले गए, एंड प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद द वुल and it acquires some kind of charge, but when we place this plastic rod near glass rod, we can observe this glass rod is attracted by this plastic rod. यहां अट्रैक्शन हुआ है, और ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस हैं। तो यहां ये हम कह सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में वी रिप्लेस्ड द सस्पेंडेड ग्लास रॉड विद द प्लास्टिक रॉड। we have replaced the glass rod with this plastic rod. Glass rod is replaced by the plastic rod, and another plastic rod which is electrified placed nearby the first plastic rod, and again there is a repulsion. So it is successfully concluded that like charges repel each other. So what are the conclusions of these experiments? Conclusion 1. Like charges repel and unlike charges attract each other. जो like charges होते हैं वो एक दूसरे को repel करते हैं, और जो unlike charges होते हैं वो attract करते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट विलियम गिलबर्ट ने किया तो उन्होंने कहा कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क is vitreous charge. The vitreous charge is for the charge developed on the glass rod. Glass rod में जो भी charge रहा उसको उन्होंने vitreous charge कहा. So glass rod charge is known as vitreous charge. And the charge developed on amber, here we can say the plastic rod when rubbed with wool is known as resinous charge. So Gilbert termed two types of charges: vitreous charge, the charge on glass rod, and resinous charge, charge on amber or plastic rod. So these were the conclusions on these experiments. But nowadays we don't call charges as vitreous and resinous. हम आज जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की टर्म्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द अमेरिकन फिजिसिस्ट हु टर्म्ड द विट्रस चार्ज एज पॉजिटिव एंड रेजोनेंस चार्ज एज नेगेटिव। विट्रस को उन्होंने पॉजिटिव कहा और रेजोनेंस को उन्होंने नेगेटिव कहा। मींस द चार्ज accumulated on glass rod was positive,
and charge accumulated on the plastic or the amber is negative charge. Here positive and negative means the convention only. Positive is not about good, negative is not about bad. It is just a convention, just sign convention. Positive is a kind of charge which is vitreous, and negative is another kind of charge, that is resinous. So it is just a convention of charges. So the charge on glass rod is positive and the charge developed on the plastic rod is negative. So here you can see the column. इस कॉलम में आप फर्स्ट कॉलम में जो आप सब्सटेंसेस देख रहे हैं, जो आप आइटम्स देख रहे हैं, दे आर carrying positive charge when rubbed with the material present in column 2, second column, that contains negative charge. Means when we rub glass rod with a silk cloth, the glass rod will acquire positive charge and silk cloth will acquire negative charge. Similarly, when ebonite rod is rubbed with cat skin or fur, ebonite rod become negatively charged and the fur become positive charge. And same here with amber rod and woolen cloth with plastic sheet and woolen coat again and rubber shoes with woolen carpet. But question arises, हमें कैसे पता हो कि किस मटेरियल को किस मटेरियल के साथ रब करने पे कौन सा मटेरियल किस नेचर के चार्ज को एक्यूमुलेट करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा या नेगेटिव चार्ज देगा? इसके लिए हमारे पास एक सीरीज होती है जिसे हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं. दिस इज दैट सीरीज ऑन योर स्क्रीन, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. इस सीरीज में मटेरियल्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं. राइट मोस्ट इज द मोस्ट पॉजिटिव. That means the affinity for electron is very, very low. It will lose the electron. Or those substances which lose electron become positively charged. जो electrons को lose करेंगे वो positively charged हो जाएंगे. First is fur, then glass, then mica, wool, nylon, silk, and so on. So if I take example, if I put glass and silk, so you can see in this table, in this series, glass is at second position here and silk is at sixth here. So when glass is rubbed with silk, when we are rubbing the glass rod on silk cloth, as the affinity for electron is more in silk, so silk will acquire more and more electrons. सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, ट्रांसफर होने लग जाएंगे ग्लास से. तो इलेक्ट्रॉन जब सिल्क में ट्रांसफर होगा, सो सिल्क विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ग्लास विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो ग्लास के पास जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ग्लास हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ग्लास ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, दैट मीन्स ग्लास बिकम पॉजिटिवली चार्ज. You should know no new charge is created in this process. There is no creation of charge, just redistribution of charge. Charge is transferred from glass to silk and that charge is electron, because electrons from outermost shell can be transferred from one body to another body. That's why glass is losing its electron. So here the electric series given on your screen is used to remember that when two bodies are rubbed together, then the body given on rightmost side or right side become positively charged and the body given on the left hand side become the negatively charged body. This is the triboelectric series.
through which we can find out the nature of charge on the body when we rubbed any two bodies. So now the main thing is, what are the main properties, what are the basic properties of electric charge? Electric charges की properties क्या क्या हैं? How these electric charges can experience force or can apply force on another charge. So before entering in that, we should know about some properties of electric charges. So very first property of electric charge is additivity. Electric charge is a scalar quantity. We can add electric charges as we add masses. We have, suppose we have so many charges in a system. In a system, we have number of charges, let's say Q1, Q2, and so many different charges are there. So if we want to find out the total charge of the system, we just add these individual charges, and the sum of these charges will be the total charge of the system. Here is an example. You can see on your screen, there are 4 charges given: 2 microcoulomb, -3 microcoulomb, 4 microcoulomb, and -5 microcoulomb in a system. And if we want to find out the total charge of a system, just we have to add them. उनको सिर्फ आपको add करना है. So addition is 2 microcoulomb को add करना है, -3 microcoulomb, 4 microcoulomb, and -5 microcoulombs. Addition is just like numbers. जैसे आप numbers को add करते हैं, you will got to know the answer is -2 microcoulomb. So simple, just add these charges and you will get the total charge of the system. This is the additivity of electric charge. Electric charge को हम वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हम कोई स्केलर एडिशन करते हैं. जस्ट ऐड द नंबर्स एंड द टोटल ऑफ दैट नंबर इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज. Second important property is quantization of electric charge. We know existence of charges in discrete packets. Rather as continuous amount, it is present in discrete packets, small amounts, just like it has a grainy nature. As we can count the grains of rice, wheats, etc., we can count elementary electric charges also. We can count it. And that counting leads to quantization of electric charge. Quantization of electric charge is a property in which we can say the total charge is the integral multiple of the basic charge. Electron के charge को हम basic charge कहते हैं. We can assume that कभी भी हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज तभी कह रहे थे जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे थे. We know we cannot transfer fraction of electron. हम ऐसा नहीं कह सकते कि we are transferring 2.4 electron from glass to silk. 2.4 electron cannot be transferred from glass to silk. या तो 2 ही होगा या 3 ही होगा. That means integer number, a whole number will be transferred. 1 electron, 2 electron, 3 electron, whatever it is, it must be a number that is whole, and that is integer. Integer can be positive or negative. So here we are taking the magnitude only. Magnitude of electron charge is, on your screen you can see, it is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is also known as elementary charge. So elementary charge, if I am taking electron, so electron is negative. So that means it is minus 1e. This is elementary charge magnitude. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb को हमने e कह दिया. तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होगा? -1e. तो एक इलेक्ट्रॉन मींस -1e. सो अगर हम ग्लास से कहें, ग्लास से सिल्क में एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो सिल्क के पास
-1e चार्ज है, और ग्लास से क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चला गया है तो वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ग्लास विल बिकम +1e. +1e charge will be on the glass and -1e on the silk. So we can say the integral numbers, that is integral numbers, the whole numbers are transferring from one body to another body. That's why we can say the charge is the integral multiple of elementary charge, that is q is equals to ne, where n can be 0, can be +-1, +-2, and so on, but it cannot be in fraction. So what is the cause of quantization? Why this quantization is happening? क्यों हो रहा है क्वांटाइजेशन? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमने बताया the basic cause of quantization is the transfer of electron, and that is the integral number. So we cannot say that n is in fraction, we have to take n as integer. This is a very important property, but this property has some exception. That is, this property is considered in microscopic level. जब हम छोटे छोटे, जहां पे हम छोटे नंबर्स की बात करते हैं, छोटी बॉडीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, और छोटी बॉडीज में जहां पे इलेक्ट्रॉन काउंट्स बहुत आसान है. बट व्हेन वी डील विद बिगर बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक लेवल, वहां क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज नहीं करते हैं. वहां हम यूज करते हैं कॉर्डिनेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आने वाली क्लास में आप जानेंगे. सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज very important property when we deal with some point charges, small charges, and some nucleus or some moving charge particles. Now the third property is conservation of electric charge. So conservation means the net electric charge will remain constant in an isolated system. Isolated system मतलब कोई चार्ज एंटर नहीं होना चाहिए, एग्जिट नहीं होना चाहिए, सिस्टम आइसोलेटेड है, सराउंडिंग से डिस्टर्ब नहीं है, सो द टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब कर रहे हैं and we are getting positive charge accumulated on the glass rod. So what is happening here? The electron get transferred from glass rod to silk, but if we see the total number of electrons is same. The electrons are just transferred from one body to another body for a system. And these two body, including these two body, the system has total number of electrons, total number of charge as constant. So we can say the electric charges can neither be created nor be destroyed. Charges only transfer from one body to another body. There is no creation or destruction of charges at all. But remember, we are taking system as isolated. Law of conservation of electric charge is considered as universal law because it has no exception. There is no exception in this law. Suppose we have taking a chemical reaction. हम किसी chemical reaction को अगर example में लें, so let's see in this example. Here the NaCl is split into positive and negative ion, the sodium ion and the chloride ion. So before splitting or before decomposition, NaCl is a compound which has net charge 0. Before decomposition, this NaCl has 0 charge. The Q initial is 0. But after this, this sodium contains +1e, positive one electron has been reduced. The sodium ion
आपको पता है कि सोडियम आयन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है उसका आउटर मोस्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, दैट इज +1e, तो चार्ज इज +1e, and that electron is transferred to the chlorine. So chlorine ion having one electron more, that is extra one electron is there. So extra one electrons mean there is -1e. If we add these two, so we will get the final electric charge is equals to 0. So initially the charge was 0, finally it is again 0. That means in a chemical reaction the total charge is 0 before or after the ionization. That's why in chemical reaction the charge is always conserved. This is an example in chemical reaction. Now the second, nuclear reaction. What we can see in nuclear reaction? In nuclear reaction we deal with nucleus. What is nucleus? Suppose I am taking a nucleus. Suppose I am taking helium nucleus for an example. Helium nucleus is He2+. What does it mean? First of all, you should know about the nucleus. Nucleus में electrons को हम consider नहीं कर रहे हैं. Only nucleus. Nucleus में होता है neutron और proton. Neutron में charge 0, ये आप 9th class से जानते हैं, और proton में charge +1e. So the total number of proton means that number multiplied with 1e gives you the total charge present in that nucleus. Now come to the example. Neutron has no charge. So because there is a 0, this number showing you the atomic number, the number of proton present in it. Uranium 23592. 235 is mass number. Here it is the number of proton. This nucleus contains 92 proton. That means plus 92e. So this reactant part is carrying 92 positive charge plus 92. That is 92 protons. When the fission is going on in this nuclear reaction, this is a nuclear fission of enriched uranium-235 we can see in nuclear power plant or nuclear bomb, we have this same kind of nuclear equation. So the LHS part or the reactant part having 92 electron, positive proton. Actually, this is the magnitude of electric charge, which is also the equal to the charge of electron. But here it is taken as positive because there is no electron, only proton is there. In barium, it is 56 proton present in barium. Krypton, 36 protons are here. Neutron, 0. So 3 neutron means again 0 protons. So 56 and 36, when we add these two numbers, we get 92. So total charge before the fission is 92 and total charge after the fission is again 92. So it shows there is no exception in this law, whatever the reaction it is, whether it is chemical reaction or it is nuclear reaction or the transfer of electron from one body to another body, whatever kind of physical process is there, the charge will always be conserved. चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कभी भी इसमें एक्सेप्शंस नहीं होते हैं. So this was the example of conservation of charge. Now the next property, that is invariance of electric charge. Electric charge is invariant. अब ये invariant का मतलब क्या होता है? Invariant means the magnitude of charge of a body does not vary whatever is the speed of charge, regardless of speed. Regardless speed means according to the relativity, special theory of relativity given by Einstein, what he showed, suppose there is a mass m. If I take any mass that is suppose I'm taking any mass m which is in motion with some velocity v, and that velocity is very, very high, near this velocity of light.
So it is seen that the mass of the body will change. With this formula, m is equal to m naught 1 minus v square by c square under root. This is the formula. Here m, this m on left hand side, this m is moving mass, moving. The mass is moving with some velocity v. This is the velocity which is comparable or very high, comparable to c, or very high. If it is very, very low, so that formula will not give you the proper or the change m, because 1 minus v square by c square will near about to 1. So this formula is for high moving particles. So whenever the particle has high speed, the mass can vary. This is the variance. So mass can vary with speed, but charge is invariant. There is no such kind of formula for charge. Charge does not change with speed. This is the invariant property of the charge. Charge speed से कभी भी change नहीं होता है. Mass can be changed with speed if the speed is very, very high, then only. Suppose we are taking an electron. We know electron is very fast moving particle, has some specific rest charge. But when we accelerate that electron by any accelerator, the charge will not change, but mass can be changed. Mass change हो सकता है. जो फॉर्मूला आपको बताया उसमें अगर आप वेलोसिटी को पुट करेंगे, मास चेंज हो सकता है, बट दिस नो चेंज इन चार्ज एट ऑल. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 1.6 into 10⁻⁹ कूलम रेस्ट पे था, वही किसी भी स्पीड में उतना ही रहेगा. दिस इज दिस प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, interaction between the charges. It is known to all of you that like charges repel each other and unlike charges attract each other. And these two charges can, or whether they are like charges or unlike charges, they can interact with each other with some forces. That force is called electric force. But question arises, how can we detect charge, its nature? So we can detect the presence of charge or nature of charge by an instrument that is known as gold leaf electroscope. It's a kind of device. Using this device, we can detect the presence of the charge as well as the nature of electric charge. So these were the properties of charges. और ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, उनमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा. इसलिए इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से याद भी रखना है. सो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, कैन एक्सपीरियंस फोर्स बाय अनदर चार्ज. सो व्हाट इज दिस फोर्स? व्हाट kind of this force it is? So this is the force given by Coulomb. The force of attraction or repulsion between two static charges. Remember, here we are dealing with static charges only. That's why Coulomb's law is dealing in charges at rest. So the force of attraction or repulsion between two static charges is called electrostatic force, and that force was experimentally determined by Coulomb, Charles Coulomb, and he gave a formula or law, and that law is known as Coulomb's law of electric force. So let's study Coulomb's law of electric force. क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, कैसे दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं. तो Coulomb's law states that
the magnitude of force of attraction. Magnitude, we are taking the magnitude only. The magnitude of force of attraction or repulsion between two stationary point charges. Here, two important words. First, stationary. Stationary at rest. That's why we are dealing with electrostatics. Stationary, rest. That's why it is electrostatic force. Point charges. So point means very small. Very small. Can we define very small? We cannot define very small because we cannot get the extent of very small. What is very small? What the things we cannot see is very small? No, we cannot say like this. Very small means, suppose I am taking here 2 points, point A and point B. These 2 points are called very small points if the separation between them, the separation between these 2 points is very, very large as compared to their original dimension. जब किसी भी चार्ज के अपने, क्योंकि चार्ज किसी बॉडी पर ही हो सकता है, so these bodies have own dimensions, उनकी अपनी dimensions होंगी. So when we are dealing with these charges and the separation or the point of observation, yeah, another body is very, very far, or the distance between these bodies is very large as compared to the original dimension of the body, at that time we call point charges. हम एक बॉल लेते हैं, सपोज टेनिस बॉल इज देयर, हमने उसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, सपोज वी हैव गिवन 7E charge on it. This is a tennis ball. We can hold it on in our hand. So when we hold it on our hand, it is not a very small. But if we are placing these balls 100 meters apart, suppose we have two balls of such kind, and we are separating them with a distance of 100 meters, at that time these charges will be taken as point charges. So the point charge depends on the distance also. So these were two words, important words, stationary point. So again, I'm repeating, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges depends on, number one, the magnitude of the charge. What is the magnitude? Means कितना उस बॉडी के पास चार्ज है, मैग्नीट्यूड कितना है. जैसे आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सेम इन दैट law we had the force of gravitation depends on the mass of the body, so the gravitation depends on the mass. The same analogy, the Coulombian force depends on the magnitudes of charges. Kitna charge hai? So first point is it depends on the magnitudes of these two charges, and second, inversely proportional to square of distance between them. So the distance, larger the distance, as you can see the second statement, inversely proportional to the square. Larger the distance, feeble the force, smaller the force in magnitude. तो फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितना आप दूर करेंगे चार्जेस को, फोर्स उतनी कमजोर होगी. You can see as example of magnetic force भी Coulomb's law magnets के लिए भी apply होता है. So when you place two magnets closure, you can see greater force, larger force acting on these magnets. But when you place the magnets far away, you cannot observe any force of attraction or repulsion, whatever the pole you are applying. So force depends on the distance between them, and that dependency is inversely proportional to square of the distance. So let's have this picture shown on your screen. These are 2 point charges.
2 point charges Q1 and Q2. So Q1 and Q2 are these point charges. Here I'm taking Q1, this is the Q1 charge. Here it is Q2 charge. We have taken, these are point charges at separation R. The separation is very, very large as compared to the own dimension. Own dimension is very less as compared to R. So when the distance is very, very large, the Coulombian force can be applied. This is a key. Remember this statement, whenever the distance is large and object is taken as point, at that time only you can apply the Coulombian force. Coulombian force is strictly to the point charges. You cannot apply for a continuous body because Coulombian force deals with point charges. And when you take so many point charges, at that time you have to take the total effect of these charges. So now here, if we are taking Q1 as first charge and Q2 as second charge, and the separation is R. So here, force is the product of Q1 and Q2. Force Q1 and Q2 multiplication depending on their multiplication of magnitude, depending on the magnitude Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of distance between them. This is the second statement given by Coulomb's law. When we combine this, we get force is directly proportional to Q1, Q2, and inversely to R square, and this is the sign of proportionality. And we have to replace it by any constant, and this constant is known as electrostatic constant. This constant has fixed value depending on the medium. If we are taking vacuum, this proportionality constant will be 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per Coulomb square. So this is the formula for Coulomb's law in electrostatics, and this is a scalar version of this law. We are taking this law in scalar form. Here we are not discussing about the direction. We are just taking the formula to understand how these charges applying force on each other, either attracting or repulsing. Agar repulsion hoga, that means charges are like charges repel each other, unlike charges attract each other. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मैग्नीट्यूड से ही कैसे पता चले कि चार्ज लाइक है या अनलाइक, so what you have to do, if the force has positive answer, means positive means greater than 0, that means it is repulsive force is there. How can positive outcome is there? Positive कैसे आ सकता है? If you multiply plus to plus, you will get positive, and when you multiply negative to negative, you will again get the positive. So whenever the outcome is positive, the force is positive as magnitude, that means the charges are like charges and force is repulsive. But if the force is negative, that means one of the charge is negative and another is positive, that is unlike charge. And when charges are unlike, that means the force is attractive. So by scalar version or scalar form, you can find out the nature of the charges present, but you cannot find out the direction. You cannot give exact direction. You can estimate the direction. You can find out the direction by using the diagram. But for complete information, we have to consider the vector form of this law also. So let's proceed to another topic, that is the vector form of this law. So before that law, you should know about some constant, that is first is K and epsilon naught. K is, electrostatic constant, and for vacuum it is 9 into 10 raised to power 9 in SI unit. So what is this new one? That is nu
character epsilon naught, this special character epsilon naught, what is this? This is called permittivity of free space. How much the space or how much the medium is permitting the force. This is known as permittivity of free space. Now, if there is any medium, suppose there is any medium present, suppose I am taking any medium between these two charges, suppose this is Q1 and Q2, I am taking Q1, Q2, here this is Q1 and Q2, and there's a medium in between these two. Some medium is there, water, oil, some medium is present, or we can say we have immersed these charges in any vessel containing this medium. So if this medium is introduced, we cannot use now epsilon naught. So we cannot use K here because this is the permittivity of free space, that is vacuum. But we have taken some medium here. That means we have to replace this epsilon naught with the permittivity of that medium, and that is permittivity of that medium, epsilon m, and that is equal to K times, this is capital K, K times epsilon naught, and this K we call it as dielectric constant. आने वाले टॉपिक्स में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे. सो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टर्म फॉर दिस मीडियम, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Every medium has some dielectric constant. So this dielectric constant will give the value of permittivity of that medium, epsilon m. So when we multiply the permittivity of free space with this dielectric constant, we get the permittivity of that medium. So when we are taking any force here in this medium, so Fm, m stands for medium. So Fm will be now 1 by 4 pi epsilon naught K times, because I am not taking epsilon naught only, because I am taking epsilon m here. So epsilon m is replaced by epsilon naught K with Q1 Q2 by R square, as in Coulomb's law. So you can see if I taken out this K in this expression, you will get Fm is equals to 1 by K times of 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. And this is the formula, force of attraction or repulsion between these two charges in free space. So I can represent this by F naught. That means force in free space. Here you can see, I am highlighting this. This is the formula for force of attraction repulsion between these two charges, Q1 and Q2. Between these two, the distance is R. So this is a formula in a free space. But when the space is filled with some medium, with some material, this formula is replaced by F naught dividing by dielectric constant of that medium. So what is the conclusion of this formula? What is the conclusion? Conclusion is that when we introduce some medium, when we are immersing these charges in any medium, the force is get reduced. Force कम हो जाएगी. So this effect on force is actually the permittivity. How much we are permitting the force. So in this way, we can understand the permittivity of free space. So by this formula, we can understand 1 Coulomb force. How we can define 1 Coulomb? So first consider Q1 is equals to unit charge, 1 Coulomb. Q2 is also 1 Coulomb. We are considering it. We are just considering it as 1 Coulomb. जब भी हम कोई डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं, तो हम
जितने भी डिपेंडिंग पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम यूनिट बना लेते हैं, यानी उनका जो एसआई यूनिट है उसमें हम 1 क्वांटिटी लेते हैं। तो Q1 और Q2 को हमने 1 क्वांटिटी यानी 1 कूलम कर दिया है। डिस्टेंस को भी हम 1 करेंगे तो 1 मीटर होगा, एसआई यूनिट में मीटर होता है, तो R इज ऑल्सो ऑफ 1 मीटर। तो चार्ज, दोनों चार्ज 1 कूलम हो गया है और जो डिस्टेंस है वो हमने 1 मीटर ले लिया। वी आर टेकिंग फ्री स्पेस, सो फ्री स्पेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यही रहेगा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, दैट इज 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट। सो when we are putting these values in F, so what we will get, F is equals to 9 × 10⁹ multiply 1 into 1 Q1 Q2 by 1 square, that is equals to 9 × 10⁹ Newton. So what does it mean? It means if two charges, whether like or unlike, if two charges carrying equal amount of charge, equal magnitude of charge, that is 1 coulomb, separated by 1 meter distance in vacuum, they will experience the force of attraction or repulsion depending on their nature. The force, the magnitude of force they will experience is 9 × 10⁹ Newton. And this force is huge amount of force. That's why we can say 1 coulomb is very, very big amount. You can estimate this force. This force is very, suppose if F is equals to taken as mg, the gravitational force m, and if you consider g as 10 meter per second square, you can estimate the mass 10⁸8 kg, 9 × 10⁸8 kg. This is about 90 crore kg, or we can say 900 million kg. And 900 million kg, the force under that mass is the force of attraction or repulsion between 1 coulomb placed 1 meter apart. So we use smaller amount or smaller value of charges, that is micro coulomb or मिली कूलम। हम लोग माइक्रो या मिली कूलम लेते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आप अभी जब आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताया तो उसमें स्मॉल चार्जेस माइक्रो कूलम, मिली कूलम लिए गए थे। 11th में आपने माइक्रो और मिली को समझा है, बट मैं आपको बता देता हूं। 10⁻⁻6 इंप्लाइज माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली होता है, 10⁻⁻1 करोगे तो डेसी हो जाएगा, तो ये स्मॉल है। इसमें और स्मॉल भी है, 10⁻⁹ नैनो, एंड और इसमें अगर आप आगे जाना चाहें तो फिर पिको भी है, 10⁻⁻12 होगे तो पिको भी है, पिको। तो इनमें आपने बस जो है सफिक्स लगाने हैं। सपोज चार्ज यू आर टेकिंग, सो C, so if you are putting C here, that means both sides you have to take C. So these are the conversion. So 10⁻⁻6C will taken as 1 microcoulomb, 10⁻⁻3C 1 millicoulomb. So we deal with smaller charges because you can see the huge amount of force will be generated when taken as between 1 coulomb, very small amount we assumed, but the 1 coulomb charge produced huge amount of force. That's why we deal in small amount of charges. So let's proceed on the vector law. So how vector form is applied for Coulomb's law? Coulomb's law is the law of electrostatic force applied by charges on each other, whether attractive or repulsive. So we can understand it by taking some example, or we can define the nature of charge. जब भी हम वेक्टर का लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज का नेचर हमें पता होना चाहिए। So here
we can take both are of positive charges. एक general case लिया है, the positive charges. Q1 is also positive and Q2 also. So Q1, Q2 are positive charges, and positive charges like charges हैं, so like charges will repel each other. So this is the vector F12. F12 and F21. You can see these two vectors. This is F12 and here F21. So first of all, you should know what is 1, 2. So the first subscript 1 is on, and second subscript is by. What does it mean? Force, F is force on 1 by 2. This is the meaning of F12. So force लग रहा है 1 पर 2 से, 2 के द्वारा by 2. तो 2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव will repel each other. So that force will towards the left side as shown in the figure, because Q2 is repelling charge Q1. So you can see the direction of force is towards left. Similarly, F21, force on 2 by 1, and that force is generated by 1. So one charge, Q1 charge, is repelling charge Q2 towards right side. So these two arrows are showing the direction of forces. So here we are dealing two forces. We are dealing with two forces. The magnitude of distance is r, but we cannot take only the direct magnitude. We have to consider direction. So let's proceed to the direction. This is the unit vector. In class 11th, you have done so many numericals of unit vectors. So here it is, unit vector r12. What does it mean? This is directing. This is directing towards 2 from 1, towards 2 from 1, means it is going from 1 to 2. Remember, when we deal with unit vector, it shows initial to final. कहां से कहां जा रहे हैं, डायरेक्शन. इनिशियली एट 1, फाइनली एट 2. तो डायरेक्शन हुई 1 to 2. तो R12 unit vector is showing in this direction from 1 charge Q1 to second charge Q2. Similarly for R21 means the direction from second point to the first point. So we will use these two unit vectors to determine the vector form of the force. We know scalar value of the forces will same, because force depends on the magnitude of the charges and the distance. For F21 as well as for F12, the distance is same, the magnitudes are same. That's why the magnitude of F12 and F21 will be same. F21 is equals to F12 in magnitude. So if we deal in magnitude, both forces are same in magnitude, but in direction, you can see the F12 is in the direction of R21. Here F12 is in direction of R21. You can see, I can highlight. Yes, this is F12 is in the direction of R21. R21 towards left, F12 towards left. Do not be confused with this subscript 1, 2 or 2, 1. Just see the direction. F12 is going towards left. Same here, R21 unit vector is also going to left. So the direction is same. So we can write F12 vector is equal to the magnitude, because we know vector can be represented as the multiplication of its magnitude and direction is 2, 1. So this is the vector representation, and you can see the formula of F. Here it is the formula for F. This is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, scalar form of Coulomb's law, and R21 is the direction as shown here. So we can represent it is in this vector form. How we can write the vector form? We know any unit vector can be represented as the vector dividing by the
magnitude. This is the formula for any unit vector shown here. So R21, we are taking R21 as the direction of F12, is equal to the R21 vector dividing by the distance. So you can also write in this way also. So if we combine, so F12 vector will be 1 by 4 pi epsilon naught R cube, Q1, Q2, R vector. This denominator R will be multiplied with R square. This R will be multiplied with the given formula of Coulomb's law, R square, and become R cube. So we can represent the force in this form also. But when you are taking some example, or you are solving any numerical, you have to consider the direction only in this way, and you have to take the magnitude as given in this formula. So this was the first part, F21. Similarly, you can also find out F12, and you will got to know in F12 the direction is just reversed. What is the importance of vector form? If we know the magnitude of force, so what is the need of direction? So direction is very important, because when we deal with the direction here, R21 is in opposite direction of R12. Opposite is represented by negative sign. So R21 is in opposite direction of R12. That's why the forces are equal and opposite. And you have heard this statement so many times, equal and opposite. Yes, this is Newton's third law. So Coulombian forces. Are you writing on the screen? If you are writing, yes, sir. It is not. Now it is visible. Okay. So Coulombian force obeys Newton's third law of motion. That's why. कृपया हिंदी में भी बोलिएगा. सर हिंदी में लगातार चल रहा है. हाँ. हिंदी में चल रहा है. So students are right. Could you speak in Hindi also? Yes sir. हिंदी में बोल रहा हूँ सर काफी. मैं और कंटिन्यू कर लेता हूँ. देखो R12 और R21 ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Therefore, the forces are opposite each other. Forces एक दूसरे के opposite हैं. Equal तो हैं ही, opposite भी हैं. और ये आपने 11th में पढ़ा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है the forces are equal and opposite to each other. Force on any body applying on another body is equal and opposite to the force acquired by that. So, kindly repeat the vector issue. A lot of people have doubts on the vector. Okay, sir. Vector form. I am repeating the vector form. The whole vector form. Okay, so doubt is rising. With the concept of vector, maybe we'll close at 9:53. So you, after explaining, move towards closing up. Okay, so I will take 2 minutes for again the describing this vector law. You can go up to 10 o'clock. Then we can have 10 minutes for any of the messages and so on. Okay, so so what time I remain, sir? 2 minutes. No, it takes up to 9 or 10 o'clock. You have 5-6 minutes still have. Okay. But I'm just saying move towards closing, winding up. Okay, sir. Here you Coulomb's law vector form में जैसा कि एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं. Coulomb's law scalar form में है is about force magnitude, कि हमने कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है दोनों चार्जेस में. दो चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस r है, उनका मैग्नीट्यूड होता है q1 q2 by r square. With this
कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So in vector form, we can say this is the force, ये वो फोर्स है जो अप्लाई कर रहा है सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर। सेकेंड चार्ज इज अप्लाइंग, सेकेंड चार्ज हमने ये ले रखा है, दिस इज सेकेंड चार्ज, दिस इज फर्स्ट चार्ज। अब दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। सेकेंड चार्ज जब फर्स्ट को रिपेल करेगा, if you're writing on the board, it's not visible to people, it's not visible to me too. Okay, quickly, is it visible to you? I think there is some problem in the technology, or is it everything is fine at your end? I can see my drawing, sir. Just I wrote some things on this board. Okay, no, it is not getting visible the other end, so we'll check. Okay, So can I share the whiteboard also? So here you can see on the board that on the screen, F21 is the force on charge Q2 due to Q1. यानी F21 वो फोर्स है जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पे। सबस्क्रिप्ट को देखेंगे, F21 पहला सबस्क्रिप्ट 2 है, दैट मींस ऑन 2 सेकेंड चार्ज पर 1 रिस्पॉन्सिबल चार्ज, दैट इज 1। सो फोर्स इज अप्लाइड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2। तो पहले सबस्क्रिप्ट को आपने अच्छे से समझना है। अब आप डायग्राम को देखिए, F21 राइट हैंड साइड है, इट इज गोइंग ऑन राइट साइड, राइट साइड की तरफ है डायग्राम में। तो वो क्या है कि Q1 चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है, खुद से दूर कर रहा है, तो वो उसको राइट हैंड साइड रिपेल कर रहा है। तो फोर्स इज गोइंग ऑन राइट साइड। The particle Q1 is trying to push particle Q2 toward right side, and that direction is represented here by R12. Direction क्या है? 1 से 2, from 1 to 2 we are going, तो direction है R12, but force कौन सा ले रहे हैं? F21। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमें फोर्स को समझना है और एक यूनिट वेक्टर को। फोर्स को समझना है, कौन फोर्स लगा रहा है और किस पर। फोर्स इज अप्लाइंग बाय 1, और किस पर? 2 पर, यानी Q2 पर बाय Q1। ये तो हुआ फोर्स। डायरेक्शन क्या है? 1 से 2, क्योंकि लगाने वाला 1 है तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन आपको फोर्स की देखनी है, फोर्स कहां जा रहा है? फोर्स Q2 से अवे जा रहा है, Q1 से भी अवे जा रहा है, तो ये 1 से 2 की तरफ है। तो पहले तो आपको इन डायरेक्शंस को समझना है कि जब दो फोर्सेस हम ले रहे हैं तो उनकी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी, उन डायरेक्शंस को आपने अच्छे से समझना है। डायरेक्शन समझने का बहुत आसान तरीका है, आप एरो को देखिए और उन पॉइंट्स को देखिए कि अगर आप वो एरो ड्रॉ करोगे तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा। तो अगर आप F21 को ध्यान से देखो, वो राइट हैंड साइड जा रहा है, तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो रे बनेगी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 बनेगा, Q1 बनेगा, और सेकंड पॉइंट Q2 बनेगा। अगर इस रे को हम राइट हैंड साइड में एक्सटेंड करें और लेफ्ट में भी एक्सटेंड करें, लेफ्ट में वो एरो मार्क नहीं होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसलिए F21 की डायरेक्शन R12 हो गई है। तो अब आप यहां पे वेक्टर देखिए, स्क्रीन पे जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। दिस इज द मैग्नीट्यूड, वी डिस्कस्ड इट इन स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। स्केलर फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड F21 के लिए हम कह रहे हैं, तो राइट हैंड साइड कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है? 1 से 2, इसीलिए लिया जा रहा है R12। तो बहुत सरल तरीका है, आप पहले वेक्टर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो, डायरेक्शन बिल्कुल मत सोचो, डायरेक्शन से पहले मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या है? Q1 Q2। डिस्टेंस क्या है? R² डिवाइड बाय R²। कांस्टेंट क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आता है सेकेंडरी।
डायरेक्शन, फिर आप एरो मार्क करेंगे और फिर देखेंगे वो डायरेक्शन कहां जा रहा है। तो अगर आप F21 को दोबारा से ध्यान से देखें तो ये डायरेक्शन अगर हम कंटिन्यू करें तो हम देखेंगे इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to second point, that is from Q1 to Q2. That's why we are using R12. यहां पर F को और R को कोई नंबर का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि 21 है तो 12 ही लेना है। अगर फोर्स की डायरेक्शन बदल दोगे तो उसका सबस्क्रिप्ट बदल जाएगा। अगर हम फोर्स को डायरेक्शन बदल देंगे और हम F12 लेते हैं तो सबस्क्रिप्ट बदल गया, तो यहां सबस्क्रिप्ट बदल गया, डायरेक्शन बदल गई तो R भी बदल गया। तो सबस्क्रिप्ट्स पर, सिर्फ सबस्क्रिप्ट पर ही ध्यान नहीं देना, आपको देखना है डायरेक्शन क्या है। अगर ये अट्रैक्टिव केस होता तो F21 टुवर्ड्स Q1 होता और उस समय हम R21 ही लेते क्योंकि वो टुवर्ड्स 1 होता। तो आपको फोर्स का एरो देखना है और फोर्स के एरो के साथ कौन सा डायरेक्शन, कौन सा यूनिट वेक्टर पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में है, वही यूनिट वेक्टर यूज करना है। सो दिस वाज अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। सो I have a numerical problem for you. Before ending this session, you can note this numerical problem as homework. You can solve this question, and we will discuss in later class. ये numerical problem है, आप इसको solve करें। इसमें एक बॉल A है, एक पिथ बॉल है, उसमें चार्ज है, वो चार्ज्ड बॉडी है, वो सस्पेंडेड इन एयर है, इन वैक्यूम हम मान रहे हैं, इट इज सस्पेंडेड इन वैक्यूम बट इट इज अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट में है पर हम मीडियम नहीं मान रहे हैं, एयर इज देयर एंड एयर इज कंपेयर टू वैक्यूम व्हेन वी कंसीडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अगर इस बॉडी में चार्ज है 5×10⁻⁸ कूलम और इसका मास 8 ग्राम है and the distance between these pith balls is 5 centimeter, तो आपको ये पता लगाना है कि बॉल B में कितना चार्ज हम दें या कितना चार्ज बॉल B के पास हो ताकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसके रिपल्शन से कैंसिल हो जाए और ये बॉल यहीं सस्पेंडेड रहे। सो थिंक ओवर इट कि उस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो B का चार्ज किस नेचर का होना चाहिए कि इसे गिरने से रोके, और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज हो ताकि ये इसके वेट को बैलेंस कर सके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करेंगे और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नाउ वी कैन हैव द पोल सेशन। So in poll, I'm launching the poll. You can write your poll, yes or no. Okay.
So you have give your poll. तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के आप अगर कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं तो यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस एंड इन वीडियो को इस रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देख के आप दोबारा समझें इसको और फिर कोई प्रॉब्लम होती है वी विल सी ऑन नेक्स्ट क्लास. So over to Arvind sir. Hello. Yes sir. Over to you sir. This is the lecture on the first chapter of unit first. The numerical problem will be taken. Your doubts will be cleared in the next class, and you prepare the lesson so that you can understand the second chapter easily. So I hope you like this presentation, first session of physics, and wish you all the best. Thank you very much. Srin sir. थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू गौतम सर. कैसा रहा? ठीक है? Thank you sir. अच्छा था सर. अच्छा, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये अटेंडेंस कितने थे? हेलो. मोर देन 1500 एट वन पॉइंट सर. अच्छा, मोर देन 1500. यस. ओके, थैंक यू. सर एक प्रॉब्लम टेक्निकली आई कि ये जो मैं एनोटेशन यूज कर रहा था हाँ. ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा था यूजर्स को, और मुझे लगा कि मैं तो उसी से लिख भी रहा था काफी कुछ. नहीं, you were writing but it was not visible. हाँ, visible नहीं था ये. So there was the hindrance. So students could not understand because they were not seeing the what you were writing on the board. Yes So sir. ask the technical team. Yes, sir. In the message section. Yes, sir. Students, kindly leave your feedback. It will help us to become better. If you have found it good, kindly keep sharing. So should I send message in message section? This is going. Don't worry. Sir, students are already sharing in the chat box. You can just go through the message. Yes sir, I am reading these chats. Chat box messages, you will keep seeing it. And Yes sir, I am seeing this sir. So they are last is the Dhruv is saying that Coulomb's law valid in atom. It was a question. One is asking chapter पूरा हो गया क्या? नहीं, still certain things are left. Yes sir. Like hello, Yes sir. superposition principle Yes sir. and electric field. So many topics are left here. Electric field and the Gauss law in this chapter is remained. Right now, let us discuss all things later. Kindly keep watching the chat box, then you will get a lot of inputs and insights for our session. So they are asking where we can see recorded videos. So that is recorded videos are all there on the aspiration login of students. Students, when you log in, after 24 hours of the class, the recorded class will be there. You already would see English class and the philosophy class, most probably the mathematics and history class too. Yes, in the aspiration account. When the videos come there, recorded videos, kindly go and watch through the recorded videos a couple of times. After that, if you have doubts, kindly send your doubts on the link that is given in your aspiration account. That will be used by the teachers to help you in the next class. The doubts will be cleared in the next class. Yes, we will start with few of the doubts in the next class for the first 15-20 minutes before we get into the class.
Gautam sir, your teaching has been appreciated by many. Thank you, sir. Yes, friends, you all can leave because soon the next class will begin at 10:30. Thank you very much for your